कहाँ तक देख लिया था भाई? क्वेश्चन सब डिस्कस कर लिए थे, सीआरक्यू को आपने देखा था। तो हम लोगों ने देख लिया था जो भी पैटर्न होगा रेडियस एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन सब। ओके, अब चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, अभी तक जो हम लोगों ने देखा था उसमें हम लोगों ने न्यूक्लियस को रेस्ट में मान के चले थे। न्यूक्लियस क्या था? रेस्ट में। लेकिन एक्चुअल में बेटा देखो, न्यूक्लियस जो है वो रेस्ट में नहीं होता है, न्यूक्लियस भी मोशन करता है। न्यूक्लियस भी क्या करता है? मोशन करता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये बताओ कि जैसे अर्थ है और मून है, ठीक है? तो अर्थ और मून जो है, तो क्या मून अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, या फिर मून इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है? ये बताइए, किसके अबाउट घूम रहा है? तो दोनों बेटा घूम रहा है, ये भी घूम रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और मून भी जो है वो भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है। दोनों मोशन में। ओके, तो ये चीज को हम लोग वहां पे नेग्लेक्ट कर रहे थे। तो एक्चुअल में नेग्लेक्ट कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियस का जो मास होता है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? और आपको ये भी पता है कि दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास किसके नजदीक होगा? जिसका मास क्या है? ज्यादा है। ओके, तो आपको पता है कि न्यूक्लियस में क्या है भाई? जैसे हाइड्रोजन की अगर बात की जाए, तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में बेटा क्या है? एक प्रोटॉन है, ठीक है? और प्रोटॉन का मास आपको पता है 1838 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास से 1838 गुना ज्यादा होता है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा मास जो है वो कहां पे कंसंट्रेटेड है? न्यूक्लियस पे। ओके, तो इसलिए हम लोग जो है न्यूक्लियस को ऑलमोस्ट क्या मान के चलते हैं? रेस्ट में। लेकिन अगर न्यूक्लियस के मोशन को भी अगर कंपेयर करें, अगर उसको भी हम लोग इफेक्ट में ले, तो थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा। जैसे अभी आपने देखा था बेटा, रेडियस कितना आता है? 0.529 n² बाई जेड। ओके, अब ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है? अभी आपने देखा था एनर्जी कितना होता है? -13.6 Z² बाई n²। इसमें भी थोड़ा बहुत चेंज आ गया, ठीक है? स्पीड भी देखा था आपने कितना? C/137 Z/n। लेकिन स्पीड में कोई चेंज नहीं आता है, स्पीड में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस मोशन, न्यूक्लियस मोशन, ठीक है? देखिए भाई, इसको डिस्कस करते हैं, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस मोशन। तो देख भाई, अभी आपने क्या देखा था कि यहाँ पे जैसे अगर न्यूक्लियस पे चार्ज जेडी है, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक आयंस है, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन जो है इसकी रेडियस एनर्जी सारा कुछ हम लोगों ने निकाला था, ठीक है? रेडियस आपकी कितनी आई थी? तो रेडियस बेटा आया था आपका n²h², 4π² kZe², ये आया था रेडियस, ठीक है? और इसी की वैल्यू आपकी थी कितनी? 0.529 n²/z, ठीक है? एंगस्ट्रम। बाकी सबका वैल्यू पुट कर दोगे, एच का, के का, जेड तो रहेगा ही, ई का, एम ई का, तो इतना वैल्यू आया था, ठीक है? इसी तरीके से बेटा स्पीड क्या आया था? स्पीड आपका आया था 2π kZe², 2π kZe²/nh, ठीक है? और इसकी वैल्यू आपकी आई थी 2.2 × 10⁶ Z/n, ठीक है? मीटर पर सेकेंड में। और आपकी एनर्जी आई थी nth ऑर्बिट का, ये आपका आया था -2π² -2π²k²Z²E⁴ ठीक है? और इसकी वैल्यू आई थी आपकी -13.6 Z² बाय n²। किसमें आया था भाई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है?
ये सारा चीज हम लोगों ने देख लिया। इसमें बेटा क्या था कि न्यूक्लियस को हम लोग रेस्ट में मान के चल रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा कहानी चेंज हो जाएगा। अब एक्चुअल में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है ये भी बेटा घूम रहा है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ये भी घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास इसके काफी नजदीक होगा, सेंटर ऑफ मास इसके काफी नजदीक होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर नहीं घूमता है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन किसके अबाउट घूमता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। आपको पता है कि अगर किसी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है तो बताओ भाई सेंटर ऑफ मास क्या होगा, या तो रेस्ट में रहेगा या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो ये सिस्टम जब बना होगा बेटा तो उस समय तो दोनों रेस्ट में था, अब दोनों मूव करना स्टार्ट किए, है ना। तो सेंटर ऑफ मास जो है इस सिस्टम का रेस्ट में रहेगा और सेंटर ऑफ मास के अबाउट न्यूक्लियस भी घूम रहा होगा और इलेक्ट्रॉन भी मोशन कर रहा होगा। मतलब ये न्यूक्लियस भी बेटा रेस्ट में नहीं है, एक्चुअल में न्यूक्लियस भी मोशन में है और ये भी बेटा मोशन में है, तो दोनों मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब कहानी थोड़ा सा चेंज, बोलो भाई, कहानी चेंज होगी या वही रहेगी? रहेगी। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है, ओके। तो अब न्यूक्लियस के मोशन को भी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। अब बताइए, टू बॉडी सिस्टम आपने पढ़ा होगा बेटा सेंटर ऑफ मास में, दो बॉडी सिस्टम के मोशन को कैसे स्टडी किया जाता है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको आपको बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे बेटा आपने ये क्वेश्चन देखा होगा कि एक ब्लॉक है m1 मास का, ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, एक ब्लॉक है यहाँ पे m2 मास का, ठीक है। अब इसको मैंने अगर u वेलोसिटी देके छोड़ दिया सरफेस पे, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए भाई फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। याद आ रहा है? याद करो वो समय जब कोरोना नहीं था। वेदांत तू भूल गया? बेटा भूलना नहीं है, याद रखना है, याद करो। कुछ याद आ रहा है? तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है कि जैसे मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है या फिर मैक्सिमम इलोंगेशन, तो बेटा इसका जो है दो तरीका है। एक तो पहला मेथड है कि मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, ठीक है। मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन करके आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग नहीं जाने। दूसरा एक तरीका था बेटा कि इस सिस्टम को अगर मैं फिक्स की तरह सोचूं तो एम की जगह म्यू ले लेंगे, एम की जगह म्यू ले लोगे, वेर म्यू इज व्हाट, m1 m2 बाय m1 प्लस m2। एम की जगह क्या ले लेंगे, म्यू, और इससे बेटा हम लोग कहते हैं रिड्यूस्ड मास, दिस इज नोन एज रिड्यूस्ड मास, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, रिड्यूस्ड मास। तो m की जगह बस क्या ले लेना है, म्यू को ले लेना है, ओके। बाकी बात वही हो जाएगी। बताइए क्या लिख देंगे, ये जब रेस्ट में आ जाएगा बेटा तो जो भी लॉस हुआ आपका काइनेटिक एनर्जी में वो किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में, और इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे भी वही कंसेप्ट अप्लाई करना है कि आप जो है यहाँ पे बस क्या कर दीजिए, इसी सिस्टम को बेटा अगर फिक्स की तरह सोचना है तो फिक्स की तरह सोचो, यहाँ पे प्लस जेडी को फिक्स कर दो, अब ये फिक्स हो गया। और ये न्यूक्लियस जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर दो म्यू से, इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्लेस कर दो, म्यू से, कहानी खत्म, ओके। मतलब इलेक्ट्रॉन की जगह हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, म्यू। ये म्यू का मतलब क्या है, म्यू इज इक्वल टू एम ई इंटू एम एन बाय एम ई प्लस एम एन, ठीक है। यही होता है ना रिड्यूस मास से, m1 इंटू m2 बाय m1 प्लस m2। तो इन दोनों सिस्टम का रिड्यूस्ड मास को यहाँ पे कर दीजिए। अब ये किस तरीके से बिहेव करेगा, फिक्स की तरह, ओके। अब सारा कुछ में क्या करना है, जहां पे भी इसमें बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह आप क्या पुट कर दोगे, म्यू पुट कर दोगे, ओके। कहानी अब वही हो गई, सब कुछ वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। बस m की जगह क्या पुट कर देना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह म्यू। तो बताइए भाई कितना हो जाएगा रेडियस, अब बताइए रेडियस कितना बन जाएगा। इस सिस्टम को इसमें आपने चेंज कर दिया, अब ये वही वाली कहानी बन जाएगा। सो रेडियस क्या हो जाएगा, पहले इसको लिख लीजिए उसके बाद आगे लिखते हैं, इसको रब करना पड़ेगा, पहले नोट डाउन कर लो इसको। न्यूक्लियस को क्या मान के चले थे फिक्स, ओके।
और उसके अकॉर्डिंग ये सारा रिजल्ट हम लोगों ने डिराइव किया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा न्यूक्लियस के मोशन को भी कंसीडर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रिजल्ट में चेंजिंग आ जाएगा। अब बताइए भाई, अब जो नया रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द न्यू रेडियस? तो देखिए रेडियस क्या हो जाएगा? सो न्यू रेडियस आप क्या बोलोगे? न्यू रेडियस अगर इफेक्ट को कंसिडर करें तो देख भाई रेडियस में क्या था? रेडियस का फॉर्मूला एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम ई। एम ई की जगह क्या ले लेना है यहाँ पे? एम ई की जगह बेटा म्यू ले लेना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर देना, जहां पे भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखे वहां पे मास की जगह म्यू ले लेना। सिंपल सा बात है ये, और कुछ नहीं करना है। अब बताओ ये क्या बन जाएगा? इसको थोड़ा इस फॉर्म में अगर मैं लाऊं तो बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम ई इंटू एम ई बाई म्यू। बोलो ऐसे लिख सकते हैं? ऊपर नीचे बस एम ई से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया है। अब बता भाई इसका कितना वैल्यू है? इसका वैल्यू तो आपको पता है 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड है। तो बताइए रेडियस अब क्या हो गया? रेडियस इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड इंटू एम ई बाई म्यू। इतना एंगस्ट्रम हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका nth ऑर्बिट का रेडियस। ओके, तो बस जो आपका है उसमें से कितने से मल्टीप्लाई कर देना है? एम ई बाई म्यू से। एम ई का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू का मतलब रिड्यूस्ड मास। ओके, याद रहेगा ना ये पॉइंट? ठीक है, अब दिख रहा होगा? ओके, चलिए अब इसके बाद बताओ भाई एनर्जी क्या हो जाएगा? न्यू स्पीड। न्यू स्पीड क्या हो जाएगी? देख भाई स्पीड बेटा क्या होगा बता? अब नया स्पीड इलेक्ट्रॉन का जो आपने स्पीड देखा था, अब नया स्पीड क्या होगा? थोड़ा तुम लोग खुद गेस करके बताओ नया स्पीड में क्या आएगा? स्पीड में देख कहीं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है? कहीं पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है? कुछ नहीं है, देख ले 2 पाई के जेड स्क्वायर बाय एच। ठीक है, तो स्पीड में कोई चेंज नहीं। ठीक है, तो अगर न्यूक्लियस के मोशन को भी कंसीडर किया जाए तो स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ओके, तो याद रखिएगा स्पीड जो होगा वो अभी भी वही रहेगा, कितना? 2.2 इंटू 10⁻⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए अगर न्यूक्लियस के मोशन को भी कंसीडर किया जाए तो बताइए व्हाट विल बी द न्यू रेडियस इफ द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ओके, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपके पास पहले फॉर्मूला था वही फॉर्मूला का आप यूज करके, जैसा हाइड्रोजन है जेड की जगह 1 पुट कर दोगे। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब एन की जगह कितना ले लोगे? थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब एन की जगह 3 नहीं 4। ओके, तो एन की जगह क्या ले लेना? 4। चलिए भाई एनर्जी में कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं बता भाई? एनर्जी में न्यू एनर्जी, न्यू एनर्जी लेवल्स बता भाई, फर्क पड़ेगा यस और नो? तो फर्क पड़ेगा, देख सकते हो एनर्जी में बेटा मास है ना? तो बता नया एनर्जी क्या लिखेगा? न्यू एनर्जी लेवल्स जो होंगे वो कितना हो जाएगा? -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4। एम ई की जगह म्यू पुट कर दे, डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये हो जाएगा। तो बता भाई नया एनर्जी क्या हो जाएगा यहाँ से? -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4। ठीक है, अब इसको बेटा इस फॉर्म में लाना है मुझे, तो मैं ऊपर नीचे एम ई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एम ई डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू ऊपर नीचे एम ई से मल्टीप्लाई कर दें तो म्यू बाय एम ई आ जाएगा। बोलिए आ जाएगा इतना? ठीक है, अब बता भाई इसकी वैल्यू आपको पता है कितना होता है? दिस वन। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट क्या हो जाएगा अब? -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू म्यू बाई एम ई, म्यू बाई एम ई।
इतना किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आ गया आपका नया। तो देख भाई, रेडियस में एम ई बाई म्यू से मल्टीप्लाई करना है और एनर्जी में म्यू बाई एम ई से। ठीक है, रेडियस में एम बाई म्यू और एनर्जी में म्यू बाई एम ई, उल्टा एक दूसरे का। ओके, तो ये पॉइंट को आप लोग ध्यान रखोगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एवरीवन क्लियर है ये पॉइंट? क्या करना था हमें, बस मास की जगह, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह क्या ले लेना है, म्यू ले लेना है। ओके, चलिए अब ये बताओ, रिडबर्ग कांस्टेंट पे कोई फर्क पड़ेगा? रिडबर्ग कांस्टेंट कितना है था, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू बोलिए। बोल भाई, रिडबर्ग कांस्टेंट पे कोई फर्क पड़ेगा या वो वही रहेगा जो पहले था? बोल भाई, स्वाति बोल रही है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लक्ष्य तू बता भाई। तो नाम से तो लगता है भाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या लेना देना। ओके, सब यही सोच रहे होंगे जो बोल रहे हैं कि कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट है। तो बेटा कांस्टेंट है कब, जब हम लोग न्यूक्लियस को फिक्स मान के चले थे। जब न्यूक्लियस को क्या मान के चले थे, फिक्स। ठीक है, उसमें भी जो है मास का टर्म आता है। ओके, किसके मास का, इलेक्ट्रॉन के मास का। तो याद रखिए, रिडबर्ग कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा भाई। तो बताइए न्यू रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होगा? तो न्यू रिडबर्ग कांस्टेंट देख भाई, तो रिडबर्ग कांस्टेंट जो है वही, वो भी चेंज हो जाएगा। तो न्यू रिडबर्ग कांस्टेंट, चल भाई, पहले क्या था रिडबर्ग कांस्टेंट आर नॉट। आर नॉट कितना था जब हम लोग न्यूक्लियस को रेस्ट में लेके चले थे? बेटा ये होता है 2 पाई स्क्वायर ई टू द पावर 4 me बाय CH³ ये होता है रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, 2 पाई स्क्वायर इसी की वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻⁷ आती है। ओके, सारा डाटा पुट कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁷। अरे आप बताओ भाई, चेंज हो जाएगा कि नहीं? सब लोग अब बोल देंगे कि यस सर चेंज होगा। बोल भाई, होगा कि नहीं? अरे बोलते जाओ। आ गया देख, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ओके, अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बेटा अब क्या हो जाएगा? तो नाउ इफ मोशन ऑफ न्यूक्लियस, इफ मोशन ऑफ न्यूक्लियस is considered, is considered, न्यू रिडबर्ग कांस्टेंट क्या आ जाएगा बताइए? 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई टू द पावर 4। एम ई की जगह क्या पुट कर देना बेटा? एम ई की जगह म्यू। ओ माय गॉड, म्यू पुट कर दिया मैंने, CH³। अब बता क्या हो जाएगा न्यू रिडबर्ग कांस्टेंट? R इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई टू द पावर 4। इस फॉर्म में मैं लाना चाहूँ तो क्या करूंगा? इस फॉर्म में मुझे लाना है तो इसको मैं एम ई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एम ई डिवाइडेड बाय CH³ इनटू म्यू बाय एम। बोल होगा इतना? अरे बोलिए, आएगा? ठीक है, वॉइस नहीं आ रही है क्या? तो बता भाई, न्यू रिडबर्ग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? तो न्यू रिडबर्ग कांस्टेंट आपका जो आएगा, दैट इज इक्वल टू R इज इक्वल टू, ये बेटा पहले वाला है, मतलब R0 है, तो R0 इंटू म्यू बाई एम। म्यू बाई, ठीक है। बता इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो R0 इंटू, बता म्यू कितना होता है? एम ई इंटू एम एन बाई एम ई प्लस एम एन इंटू एम। तो बता कितना आ जाएगा न्यू रिडबर्ग कांस्टेंट? इसको भाई एम ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम ई बाई एम। ठीक है, या तो दिस इज योर न्यू रिडबर्ग कांस्टेंट।
तो चलिए इसको नोट डाउन कर लो। तो रेडबर्ग कांस्टेंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा अगर न्यूक्लियस। हाँ भाई, तो मैं ये बता रहा था कि फॉर्मूला सब जो है आपको ऐसे याद रखिए। जो आपको बेसिक फॉर्मूला है वो तो याद रहना ही चाहिए। रेडियस का 0.529 एल स्क्वायर बाय जेड, एनर्जी का -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और स्पीड का। ठीक है, अब उसमें बस क्या करते हैं ना, थोड़ा सा दिमाग में ये रखना है कि रेडियस में m बाय म्यू से मल्टीप्लाई हो जाए। रेडियस में जो था उसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देना, m बाय म्यू, वेयर म्यू इज व्हाट, रिड्यूस्ड मास। एनर्जी में म्यू बाय एम से, है ना, एनर्जी में किससे, म्यू बाय एम से। और स्पीड में तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब सिंपल सा पॉइंट है, ये आपको याद रहेगा ही। अरे भाई ये बता, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ये सब का फॉर्मूला याद है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, ये सब याद है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क अलोंग द एक्सिस, याद होगा, है ना? अगर नहीं याद है तो इसको एक सारा लिस्ट बना लेना। ओके, क्योंकि आपको अगर ये सब फॉर्मूला याद नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। मतलब आप जानते हुए भी कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, फिर भी आप सॉल्व नहीं कर पाओ, क्योंकि आपको बेसिक फॉर्मूला ही ध्यान नहीं। ओके, और वहां पे तो भाई एग्जाम में तो डिराइव करने के लिए जाओगे नहीं, है ना? तो आप जो है एक लिस्ट बना लो सबका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, पोटेंशियल का, फिर जो है मैग्नेटिक फील्ड का, ये सारे फॉर्मूलाज को आप लिख लो, और साथ में मॉडर्न फिजिक्स वाले फॉर्मूलाज को भी। ओके, और इसको जो है अगर लिख के रख लोगे, अपने आप जो है कभी वीक में एक आध दो दिन जो है अगर उसको रिवाइज करोगे, तो अपने आप जो है देखोगे कि धीरे धीरे अपने आप प्रैक्टिस में आ जाए। ओके, तो बस ज्यादा कुछ करना नहीं है। अब बताइए यहाँ पे, तो बेटा आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या रिडबर्ग कांस्टेंट डिपेंड करेगा एटम कौन सा है, कौन सा एटम है उस पर डिपेंड करेगा कि नहीं, यस और नो? बिल्कुल करेगा। ओके, हाँ बिल्कुल, तो करेगा। बताइए He+ के लिए क्या रिडबर्ग कांस्टेंट वही होगा जो हाइड्रोजन के लिए होगा? नहीं, चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसके न्यूक्लियस का मास कुछ और है। ओके, तो इन जनरल अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिडबर्ग कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक नंबर, तो क्या बोलोगे आंसर, यस और नो? रिडबर्ग कांस्टेंट क्या एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है? तो यस होगा आपका आंसर। ठीक है, एटॉमिक नंबर का ही मतलब हुआ ना भाई न्यूक्लियस का मास, तो उसके अकॉर्डिंग एमएन जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, कि एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, तो इसलिए बेटा ये डिपेंड करेगा, ये चीज पूछ रहा है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन में वॉइस कट कट क्या आ रहा है, किसे भाई कुशाग्र, क्या वॉइस कट कट क्या आ रही है? ओके, रुकिए एक मिनट, हैंग ऑन। ओके, तो देख भाई, मैं बोल रहा था कि अगर क्वेश्चन पूछ रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर से बोर्स मॉडल पे, ओके, तो बेटा अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं ना किया है तो बेसिक से चलोगे, मतलब न्यूक्लियस को फिक्स मान के, अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है। ओके, और अगर बोल रहा है कि न्यूक्लियस के मोशन को भी कंसीडर करना है, ओके, तो उस केस में बेटा आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करके सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये न्यूक्लियस के इफेक्ट को लेना है। चलिए अपने सीआरक्यू पे आ जाओ, कम टू द सीआरक्यू। तो देखो, असाइनमेंट J10 का क्वेश्चन है, असाइनमेंट J10, असाइनमेंट का क्वेश्चन है J10। ओके, देखिए भाई क्वेश्चन, असाइनमेंट बना रहे हो ना सब लोग? हाँ पता है मुझे, हो जाएगा वो। तो असाइनमेंट J10 का देखिए भाई क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स of a system in the ground state
the corresponding binding energy and the wavelength of first line of Lyman series. If such a system is a mesonic hydrogen atom, भाई देखो नया नाम मिला है तुम्हें, mesonic hydrogen atom whose nucleus is a proton, जिसका न्यूक्लियस क्या है, प्रोटॉन है. In a mesonic atom, an electron is replaced by a meson whose charge is same and mass is 207 that of electron. तो देख भाई, मेसोन जो होता है, मेसोन दो तरीके का होता है, एक निगेटिव मेसोन और एक पॉजिटिव. ओके, चार्ज बेटा या तो प्लस ई हो सकता है या माइनस ई. पॉजिटिव मेसोन का मतलब चार्ज प्लस ई, निगेटिव मेसोन का मतलब चार्ज माइनस ई. ओके, और मास जो होता है वो 207 टाइम्स होता है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में. मास कितना होता है, 207 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो बेटा हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है हाइपोथेटिकल, जिसमें बेटा एक प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन की जगह मेसोन है म्यू. ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जगह मेसोन है. दिस इज योर मेसोन. तो इस पे चार्ज तो प्लस ही है, लेकिन इसका मास जो है, मास ऑफ मेसोन, वो कितना है, दैट इज आपको क्वेश्चन में दे दिया है 207 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, अब बता, ये जो हाइड्रोजन एटम हमारा है, क्या इसमें हम लोग प्रोटॉन को रेस्ट में मान के चले, मतलब न्यूक्लियस को क्या रेस्ट में मान के चले? बिल्कुल नहीं. न्यूक्लियस इस केस में क्या हो रहा होगा, मोशन कर रहा होगा. तो ये सिस्टम जो है अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा होगा. ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और न्यूक्लियस भी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट. ओके, मतलब न्यूक्लियस फिक्स नहीं होगा. तो क्या कीजिएगा बताइए भाई, क्या करना है इसमें? सारा क्वेश्चन से पूछ रहे आपसे कि आपको बताना है बाइंडिंग एनर्जी, उसके बाद रेडियस बताना है फर्स्ट ग्राउंड स्टेट का, और साथ में आपको बताना है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज. बेटा बता, इस केस के लिए म्यू कितना हो जाएगा? व्हाट इज द रिड्यूस्ड मास ऑफ दिस सिस्टम? रिड्यूस्ड मास कितना होगा, बस यही करना है हमें. बोल भाई, रिड्यूस्ड मास क्या हो जाएगा? mp into m mu डिवाइडेड बाय mp प्लस mv. ठीक है, ये हो गया. अब बताइए कितना आ जाएगा म्यू की वैल्यू इस सिस्टम का? mp. बताओ भाई, न्यूक्लियस का मास कितना टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन के मास का? 1836 टाइम्स. ठीक है, 1836 गुना इनटू me. और बताओ म्यू का मास दिया हुआ है कितना है भाई? 207 टाइम्स है me. 36 प्लस 207 इनटू me. बताओ भाई इसका कितना वैल्यू आएगा? सॉल्व करके बताओ जरा कितना आ रहा है ये. सॉल्व करके बताइए जरा. तो ये बेटा आ जाएगा आपका 186 me. कितना आ जाएगा? 186 me. अब बताइए अब क्या करना है? अब बस म्यू की जगह रिप्लेस कर दो इतने से. मतलब अब समझो कि एक आपका प्रोटॉन है जो फिक्स हो गया. ओके, और यहां पे एक म्यू है, मतलब म्यू आर है. इसको रिड्यूस मास को म्यू आर कर देते हैं क्योंकि म्यू हम लोगों ने मेसोन के लिए यूज किया है. तो यहाँ पे बेटा एक म्यू आर है, ठीक है, जिसका मास कितना है? 186 me. ठीक है, अब सारी कहानी वही हो जाएगा. बताओ भाई क्या बोलोगे, व्हाट इज द रेडियस? रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस कितना होता था रेडियस वैसे? 0.529. हाइड्रोजन वाला है ना भाई, तो 5.529. फर्स्ट ऑर्बिट का पूछ रहा है, ग्राउंड स्टेट का, तो n की जगह क्या पुट कर दोगे? 1. तो वैसे बेटा कितना होता था? 0.529 n स्क्वायर बाय z. बताइए कितने से मल्टीप्लाई कर देना इसको? कितने से मल्टीप्लाई कर देना है? म्यू बाय me से या me बाय म्यू से? रेडियस में क्या आया था बता? रेडियस में me बाय म्यू आया था ना, बोलिए. ठीक है, me बाय म्यू आया था. बस बेटा देखो कितना हो जाएगा फॉर ग्राउंड स्टेट. सो फॉर ग्राउंड स्टेट कितना आ जाएगा जी ये रेडियस? तो रेडियस आपका आ जाएगा r1 की वैल्यू 0.529. n की जगह 1 पुट कर दोगे, z की जगह 1, तो 0.529 me बाय म्यू. म्यू कितना है भाई? 186 me. इतना है इंस्टॉल.
तो बता मैं रेडियस कितना आ गया 0.529 by 186 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये हो जाएगा रेडियस। तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस इतना होगा। समझे बात को ना? क्या बेटा बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन है ना, कंसेप्चुअल है। बस क्या करना है, मास जो है उसको रिप्लेस कर देना है किससे, म्यू से। बाकी सारी कहानी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, और एम बाई म्यू से मल्टीप्लाई होता है किसमें, रेडियस में। मेसोन बेटा एक रेडियो एक्टिविटी में देखोगे आप, रेडियो एक्टिविटी में जो है मेसोन का जिक्र होगा। अभी के लिए आप ये समझो कि मेसोन, बस ये जानना है आपको, डिटेल में उतना देखना है। मेसोन मतलब क्या होता है, एक ऐसा चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, या तो प्लस ई या माइनस ई। ये बेटा माइनस ई होगा यहाँ पे, या तो उसमें चार्ज प्लस ई होगा या माइनस ई। और मास जो होता है वो 207 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए इसके बाद पूछ रहे आपसे वेवलेंथ, बाइंडिंग एनर्जी पूछ रहा है। बाइंडिंग एनर्जी बेटा कैसे निकालोगे, तो वेरी गुड, प्रंजल ने तो निकाल भी लिया। तो बताइए बाइंडिंग एनर्जी का मतलब कितना होता है, बाइंडिंग एनर्जी वही बात है, फर्स्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी होगा उसका मतलब -13.6 जेड स्क्वायर बाय एम स्क्वायर का प्लस में ले लो। ठीक है, अब बताओ बेटा इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोल भाई म्यू बाय एम ई से। अरे बोलिए, बस यही ना कर देना है, म्यू बाय एम ई से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना। अब बताइए फॉर हमारे केस में क्या हो जाएगा, सो बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ मियोनिक हाइड्रोजन। इसको कौन सा हाइड्रोजन बोलेंगे, मियोनिक, मियोनिक हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा भाई बताइए, बाइंडिंग एनर्जी ये आपका आ जाएगा 13.6, जेड की जगह 1, एन की जगह 1। ठीक है, एन तो बेटा यहाँ पे 1 ही होगा, इनटू म्यू बाय एम। तो म्यू कितना है भाई, म्यू आपका पता है इतना है, तो 186 से इसको कर दीजिए, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आ रहा है भाई, बोलिए कितना आ जाएगा ये, वेरी गुड। तो ये आपका आ जाएगा अराउंड 2.53 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 2.53 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया आपका बाइंडिंग। और इसके बाद तीसरा आपसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट लाइमन सीरीज। तो बताइए फर्स्ट लाइमन सीरीज का कितना होगा वेवलेंथ। तो बेटा फर्स्ट लाइमन सीरीज का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है कहां से कहां जंप किया होगा, n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1, यही वाला होगा ना, बोलिए भाई होगा इतना। तो बताइए इसका वेवलेंथ कैसे निकालोगे, तो जो इसका एनर्जी होगा hc बाय लैम्डा, वो किसके बराबर होगा, hc बाय लैम्डा, कितना लिख दीजिएगा, दैट इज इक्वल टू दिस वन, एनर्जी गैप E2 माइनस E1। अब बताइए hc बाय लैम्डा कितना हो जाएगा भाई, E2। सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी बेटा कितना होगा, सेकेंड ऑर्बिट का, वैसे कितना होता है सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी बताइए, वैसे -3.4 होता है ना, अब कितना हो जाएगा बताइए, -3.4 इंटू 186 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, माइनस फर्स्ट वाले का कितना है, फर्स्ट वाले का -13.6 इंटू 186। तो बताइए भाई कितना आ जाएगा यहाँ से hc बाय लैम्डा, ये आपका आ गया 186 इंटू 10.2। ठीक है, तो बताइए लैम्डा कितना हो जाएगा यहाँ से, लैम्डा की वैल्यू, तो लैम्डा जो आएगी लाइमन सीरीज का फर्स्ट लाइन का, दैट इज इक्वल टू hc बाय 186 इंटू 10.2। और hc की वैल्यू सबको पता है 1240 होता है, 1240 10.2, इतना बेटा नैनोमीटर में आ जाएगा। Positronium consisting of an electron and a positron revolving around their common center of mass.
ठीक है। पॉजिट्रोनियम का मतलब होता है बेटा प्लस ई, पॉजिट्रोनियम का मतलब प्लस ई वाला। इलेक्ट्रॉन का समझ ले कि एंटी, एंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों एक दूसरे का जो है समझ ले दुश्मन है। दोनों का मास सेम होता है, इसका भी मास जो है वही है एम, और आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वो तो आपको पता ही है माइनस ही होता है। ये सिस्टम है बेटा, दोनों का मास सेम होता है। ये आपका पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन, और ये आपका इलेक्ट्रॉन है। समझे? तो पॉजिट्रॉन का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, बट चार्ज जो होता है माइनस ई की जगह क्या होती है प्लस ई। ओके, इसी को हम लोग पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो बटा बेटा इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा जी? इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में नहीं होगा, दोनों का मास तो एकदम सेम है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा। तो ये भी बेटा ये दोनों ऐसे ऐसे घूम रहे होंगे सेंटर ऑफ मास के ऊपर। ओके, अब बताओ इस सिस्टम के लिए म्यू कितना हो जाएगा जी? रिड्यूस मास, बोल रिड्यूस मास क्या हो जाएगा? तो m1 इंटू m2 बाय m1 प्लस m2, तो me इंटू me बाय me प्लस me, तो ये बेटा आपका बन गया me बाय 2। ठीक है, अब बेटा इसको फिक्स कर दीजिए, ये फिक्स हो गया। अब इलेक्ट्रॉन की जगह किससे रिप्लेस कर देना है बताइए? म्यू से। ठीक है, अब सारा कहानी तो वही हो जाएगा। बताइए भाई, रेडियस आप क्या बोल दोगे? रेडियस कितना हो जाएगा? जो फॉर्मूला है उसी में पुट कर दो, 0.529 n स्क्वायर बाय जेड होता है, तो 0.529 n स्क्वायर बाय जेड का तो मतलब हुआ 1, तो 0.529 n स्क्वायर इनटू क्या होता है भाई रेडियस में, किससे मल्टीप्लाई हो जाता है? म्यू बाय एम से या एम बाय म्यू से? बोलिए। ठीक है, तो अब यहां से कर दो भाई, कितना हो जाएगा रेडियस? बोल भाई। 0.529, फर्स्ट ऑर्बिट का पूछ रहा है तो n की जगह 1 पुट कर दे, एम बेटा म्यू जो है तो इंटू 2 हो जाएगा। ओके, बाकी सब भी इसी तरीके से निकल जाएगा। समझे पॉइंट को ना? सुभाष जी क्लियर हुआ ये पॉइंट? 7 पे उसकी आरक्यू का क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या लिखा हुआ है। ए गैस ऑफ आइडेंटिकल हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन लाइक एटम्स है, गौर कीजिएगा, हाइड्रोजन लाइक आयंस नहीं बोल रहा है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स, मतलब हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन ही है, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रॉन की जगह हो सकता है कोई दूसरा पार्टिकल हो, हाइपोथेटिकल समझ लीजिए, जिसपे चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा लेकिन मास में कुछ फर्क होगा। ठीक है, ये हमें दिया नहीं है कि क्या है, बस ये बोल दिया कि ए गैस ऑफ आइडेंटिकल हाइड्रोजन लाइक एटम्स हैज सम एटम इन द ग्राउंड एनर्जी लेवल ए एंड सम एटम इन ए पर्टिकुलर एक्साइटेड लेवल बी। ठीक है, कुछ एटम क्या है ग्राउंड लेवल में है और कुछ क्या है एक्साइटेड लेवल बी में है। उसके बाद बोला देयर आर नो एटम्स इन एनी अदर एनर्जी लेवल, या तो ग्राउंड स्टेट में है या फिर एक्साइटेड स्टेट में, बीच में कोई भी दूसरे लेवल पे नहीं है एटम्स। The atoms of the gas makes transition to a higher energy level by absorbing monochromatic light of energy 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और रेडिएट करता है। तो क्या बोला है? सब्सिक्वेंटली द एटम्स इमिट रेडिएशन ऑफ ओनली 6 डिफरेंट एनर्जी फोटोन। ठीक है बेटा, एक्साइटेड होके फिर ग्राउंड पे आएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा ना, तो कितने रेडिएशन इमिट कर रहे हैं? 6 डिफरेंट। ठीक है, उसमें से बोल रहा है कि सम ऑफ द इमिटेड फोटोन्स हैव एनर्जी इक्वल टू 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सम हैव
more than 2.7 and some have less than 2.7. बोला कि find the principal quantum number of initially excited level B. ठीक है, एक्साइटेड लेवल बी का क्या है, दूसरा पूछ रहा है आयनाइजेशन एनर्जी और तीसरा मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड। चलिए भाई ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। तो बेटा ये ग्राउंड स्टेट लेवल है, n इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट, n इज इक्वल टू 2, ये थर्ड, n इज इक्वल टू 3, ये फोर्थ, n इज इक्वल टू 4, ऐसे ही होगा ऊपर में। अब मुझे ये बताओ, कुछ एटम्स तो ग्राउंड स्टेट वाला है, कुछ क्या है एक्साइटेड वाला बताना है। तो देख भाई यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है कि एक्साइट होके जब ग्राउंड पे आता है तो कितने रेडिएशन इमिट होते हैं, 6 ओनली। अब मैंने बताया था नंबर ऑफ इमिटेड रेडिएशन कितने होते हैं भाई, जो नंबर ऑफ रेडिएशन आएंगे वो कितने होंगे बताइए, नंबर ऑफ इमिटेड रेडिएशन। क्या होता है भाई, 6 दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बता, n इंटू एन माइनस 1/2। बोलो होता है, ठीक है। तो बता भाई इसको सॉल्व करेगा तो n कितना आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, ठीक है। तो बेटा एक्साइटेड लेवल तो n इज इक्वल टू 4 आ गया, इसको हटा दे। मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके किस पे गया होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके n इज इक्वल टू 4 पे गया होगा, ठीक है। अब बताइए, अब ये अभी आपका आंसर में 4 नहीं बोलोगे, 4 कब का है, जब एब्जॉर्ब कर लिया 2.7, उसके बाद जो गया है 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब करने के बाद ये यहाँ पे गया है, और यहां से जब आया तो कितने रेडिएशन इमिट किए बेटा, 6। अब देख सकते हो 6 कैसे कैसे पॉसिबल है, एक तो ये वाला, एक यहां से इस पे आया होगा, एक यहां से इस पे आया होगा, एक यहां से यहां आया होगा 4, एक यहां से यहां आया होगा 5, ठीक है। और एक छूट चुका है, कौन सा भाई, एक यहां से यहां वाला छूट गया, यहां से यहां वाला, ठीक है। देखिए 6 रेडिएशन, ओके। तो 3 1 2 1 4 1 सारा कुछ ले लिए। अब बेटा देखो यहाँ पे कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बता, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होता शुरुआत में, ठीक है, तो बताओ भाई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होता तो यहां से तो ये फोर्थ पे गया है, यहां से कहां पे गया है, फोर्थ पे। तो फोर्थ पे गया है बेटा कितना, तो इनका मतलब इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा, 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलिए होगा 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा ना, तभी ना ये यहां से गया यहाँ गया। भाई इलेक्ट्रॉन कौन से फोटोन का एब्जॉर्ब करेगा, जिसका एनर्जी एग्जैक्टली मैच करे एनर्जी गैप के बीच से। तो बेटा यहाँ पे ये एब्जॉर्ब किया और यहाँ पे आ गया, ओके। अब बताइए क्वेश्चन में जरा ध्यान दो, जो इमिटेड रेडिएशंस हैं उनका एनर्जी 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, या उससे ज्यादा है, या उससे कम है, या उससे ज्यादा या उससे कम। तो बता मैच कर गया कि नहीं, ये यहां से यहां आया, अब यहां से इस पे जो आया होगा तो ये जो रेडिएशन होगा बेटा इसकी एनर्जी 2.7 से कम होगी, है ना। यहां से यहां जब आया होगा तो एग्जैक्टली मैच कर गया होगा 2.7 से, और ये 4 से 1 पे जब जंप किया होगा 4 से 1 पे, तब जो रेडिएशन निकली होगी उसकी एनर्जी 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगी। बोलिए, तो मैच कर गया। इसका मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या है, सो द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज व्हाट, सो द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज n इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सा होगा, n इज इक्वल टू 2, ठीक है। फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, देख भाई क्वेश्चन में बोल रहा है कि कुछ ग्राउंड स्टेट में है और कुछ एक्साइटेड स्टेट में। तो आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस एक्साइटेड स्टेट में, तो क्वेश्चन में बोल रहा है और क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर वो एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके बाद जो इमिट करती है रेडिएशन, तो कितने रेडिएशन इमिट कर रही है, 6, कितने 6। तो बेटा वहां से हमें पता चल गया कि एक्साइट हो गए किस पे गया है, 4 पे, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई सबको कि एक्साइट हो गए किस पे गया है, 4 पे, ओके। तो बेटा 4 पे गया है, तो अब पहले कहां से एक्साइट होकर गया है, कहां से जंप किया है। तो बेटा बता 3 से, अगर 1 वाला तो नहीं होगा, एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है, या तो 2 होगा या 3 होगा, इन दोनों में से कोई। तो बेटा अगर मान ले किसी को मन है कि सर 3 क्यों नहीं आपने लिया, तो चल ठीक है,
तो मान ले कि पहला एक्साइटेड स्टेट 3 है, तो बेटा यहां से यहां गया होगा, तो इनके बीच एनर्जी गैप तूने 2.7 मान लिया, इसका मतलब है ना, इनके बीच का एनर्जी गैप कितना है 2.7। अब बता यहां से जो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो जो रेडिएशंस निकलेगी उनकी एनर्जी 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी या फिर उससे ज्यादा होगी, कम नहीं होगा। सोचो यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब जब वापस जंप करेगा तो जो रेडिएशंस निकलेगी बेटा उसकी एनर्जी जो है वो 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो सकती है? नहीं, या तो 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी या फिर उससे ज्यादा वाला होगा। जबकि क्वेश्चन में क्या बोला है, जो एमिटेड रेडिएशंस है उनकी एनर्जी 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा भी है, 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम भी है और 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर भी। ठीक है, तो इससे पक्की बात हो गई कि इलेक्ट्रॉन जो है शुरुआत में कहां पे था, यहां पे, और यहां से ये जंप करके गया है किस पे, फोर्थ वाले पे। तभी ना भाई जो रेडिएशन आएगी उसकी एनर्जी 2.7 से कम होगी, यहां से यहां वाला जो होगा, ठीक है, यहां से यहां वाला, उसकी एनर्जी 2.7 से कम होगी, यहां से यहां आया होगा उसकी 2.7 से ज्यादा होगी, और 4 से 2 पे जो आया होगा उसकी एनर्जी किसके बराबर होगी, 2.7। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा सबको कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सा है, n इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये पहला इनिशियली एक्साइटेड, फर्स्ट नहीं इनिशियली, इनिशियली एक्साइटेड स्टेट इज n इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब बताइए भाई इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप आपको पता है, E4 माइनस E2, वो क्वेश्चन में आपको दे दिया है 2.7। ठीक है, अब बताइए E4 एनर्जी को बेटा मैं क्या लिख दूंगा, एनर्जी को मैं लिखूंगा B सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, माइनस साइन के साथ 2 का स्क्वायर। देख बेटा एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, हाइड्रोजन है तो माइनस 13.6 बाय एन स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, अब देख यहाँ पे मैं बी लिख रहा हूं, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया बी। अब सोचो भाई मैंने बी क्यों लिखा है, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्योंकि बेटा ये हाइड्रोजन नहीं है एग्जैक्टली, ये 13.6 किसके लिए आता है, हाइड्रोजन के लिए है ना। ये बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कि हाइड्रोजन लाइक एटम्स है ना, तो इसके लिए बेटा आप जो है 13.6 यहाँ पे लेके नहीं चलोगे। ओके, तो सब मान लो कि बी है। अब देख यहां से बी की वैल्यू बेटा आपकी आ जाएगी, फॉर्मूला तो इसी फॉर्म में होगा, बस यहाँ पे 13.6 की जगह कोई दूसरा कांस्टेंट होगा। ओके, तो बताइए भाई यहां से क्या आ गया, b इंटू 1/4 माइनस 1/16, इसकी वैल्यू 2.7। तो बताओ भाई b आपका कितना आ गया, तो b इंटू 16 बेटा कॉमन ले लो, तो 16 कॉमन ले लिए तो 4 माइनस 3 2.7, तो यहां से आपका b की वैल्यू आ गई 16 इंटू 2.7 बाई 3। ठीक है, ये आपका बी आ गया। अब बेटा बी आ गया तो अब तुम बता दो व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, बोलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या बोलते हैं तुम, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे अब क्या बोलोगे आयनाइजेशन एनर्जी, ये माइनस साइन के इज इक्वल टू बी। ओके, तो यही हो जाएगा आपका आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये थर्ड वाला देख लेंगे, टाइम ओवर हो गया है। हाँ बेटा कितना आ रहा है 144, ठीक है, तो 144 हो जाएगा। हाँ इसकी वैल्यू 14.4 आ जाएगी, तो ये 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। बेटा ये जितने लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हैं जल्दी से ऑन कर लो वीडियो फटाफट, तुम लोगों को बोलते रहते हैं ये लोग, तुम लोग सुनते ही नहीं हो क्या वीडियो ऑन करने की। तो भैया ये वीडियो ऑफ क्यों है सबके।